हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। इसमें पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो ये पहली श्रृंखला में हम देखेंगे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये क्वेश्चन जो है ये पार्ट में रहेंगे, 20-20, 30-30 क्वेश्चन के पार्ट रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी डायन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए जूल। जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा इसका। कार्य का मात्रक जूल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष की इकाई है। दूरी, बी समय, सी प्रकाश तीव्रता, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए दूरी। जो प्रकाश वर्ष की इकाई होती है वो क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? केल्विन, जूल, कैलोरी या अर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी कैलोरी। जो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। ठीक है, जो खाद्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम कैलोरी में माप सकते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन को, वातावरण में ध्वनि को, पेशाब में शक्कर को या वायु में जल वाष्प को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए बी वातावरण में ध्वनि को। जो डेसिमल है वो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है, बताना है कि कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है ये सदिश राशि नहीं है। ये क्या है? ये एक अदिश राशि है। बाकी संवेग, वेग और कोणीय वेग ये सभी की सभी सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी सदिश राशि है। ए वेग, बी द्रव्यमान, डी समय, सी समय या डी लंबाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वेग। वेग जो है ये क्या है? सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई ये सब क्या है? अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वेग। अगला क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गति समान होती है, गति वेग समान होता है, त्वरण समान होता है या बल समान होता है? जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है वस्तु उसमें क्या समान होता है? सी त्वरण समान होता है। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, कि त्वरण समान होता है। अगला है रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के, संवेग संरक्षण के, द्रव्यमान संरक्षण के या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी संवेग संरक्षण के। जो रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है वस्तु मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। आयतन अपरिवर्तित रहता है, भार अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान या घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी घनत्व। जब वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, घनत्व में कोई चेंज नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण होता है? प्रथम नियम के कारण, द्वितीय नियम के कारण, तृतीय नियम के कारण या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी तृतीय नियम के द्वारा। जो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम के कारण होता है। ठीक है, जो जल में तैर सकते हैं। अगला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या गतिशीलता का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए जड़त्व का नियम। जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है। ठीक है, जो न्यूटन ने पहला गति का नियम दिया वो कौन सा है? जड़त्व का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला है डायनोमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। अब डायनोमो ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यौगिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी यौगिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, जो डायनेमो होता है वो यौगिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
ठीक है। अगला है माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, उसका रूपांतरण करता है, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला है सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, गैलीलियम के बनाए जाते हैं, जर्मेनियम के बनाए जाते हैं, या ए और बी दोनों, मतलब सिलिकॉन और गैलीलियम दोनों के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। जो सौर सेल है वो सिलिकॉन के भी बनाए जाते हैं और गैलीलियम के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है गहराई बढ़ाने पर द्रव्यमान का दाब बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, बढ़ता है। जब गहराई बढ़ा देते हैं तो द्रव्यमान का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की गहराई बढ़ा देंगे तो उसका द्रव्यमान का जो दाब है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घटता है। जो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। स्केटिंग करने के दौरान बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है ऊंचाई पर चढ़ा हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तेज चलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जब ऊंचाई पर चढ़ा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है तो वो किस लिए झुकता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि वो उसका स्थायित्व बढ़ सके। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला है एक ग्लास में पानी पर बर्फ गिर रही है, जब बर्फ पूर्ण पिघल जाए तो पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? अपरिवर्तित रहेगा। जब एक गिलास में बर्फ पर पानी गिर रही है तो बर्फ का पूर्ण पिघल जाए तो अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? 9.46 इंटू 10 मीटर, 9.46 इंटू 12 मीटर, 9.46 इंटू 15 मीटर, या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 9.46 इंटू 12 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 12, ठीक है। अगला है पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 12.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 13.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो एक पृथ्वी के तल का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला है कौन सा पदार्थ प्रकृति 3 अवस्थाओं में ठोस द्रव गैस में पाया जाता है? H2O, H2O2, CO2, या NH3। तो इसका राइट आंसर होगा H2O, ठीक है। तो अब चालू हो गए हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वायु है, वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या अपरूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, मिश्रण। जो वायु है वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। जैसे वायु में गैसों का मिश्रण होता है, हर चीज़ का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसलिए वायु क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी कण है? ठीक है, बताना है कि कौन एक स्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो स्थायी कण है, अस्थायी कण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये अस्थायी कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योग फल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, या एवोगाड्रो संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, द्रव्यमान संख्या। जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेश होता है? अल्फा, बीटा, गामा, एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बीटा। बीटा में क्या होता है? ऋण आवेश, ठीक है। जो बीटा होती है उसमें ऋण आवेश होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, या ऊर्जा वाले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए,
उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो गामा किरणें होती है वो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारी उत्पन्न होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, बीटा किरण। मतलब बीटा किरण से उत्सर्जन में संभारित्व उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अब बताना है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आक्सीकरण का, अभ्रककरण का, बहुलीकरण का या जस्तीकरण का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आक्सीकरण। आक्सीकरण के कारण ही लोहे पर जंग लगता है। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आक्सीकरण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति क्या कहलाती है? उत्प्रेरण, अभिप्रेरण, ऑक्सीकरण या सभी? ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बी, अभिप्रेरण। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है वो अभिप्रेरण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, अभिप्रेरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना है? अम्ल, भस्म, क्षार या लवण? जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है तो वो क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा ए, अम्ल। ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है? ठीक है, 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या 7? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, 7 से अधिक। जो क्षारीय घोल होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और 7 से कम अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा? 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 44.8 लीटर या 2.24 लीटर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22.4 लीटर। जो एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन 22.4 लीटर होगा। ठीक है, अगला है, तभी सभी गैसें किस परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? उच्च ताप एवं निम्न ताप, निम्न दाब एवं उच्च दाब एवं उच्च ताप या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर सभी गैसें आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किस गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, पहले से बढ़ता है फिर घटता है या बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका दाब, आयतन कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा। अगला है, दूध का उदाहरण है? विलयन का, कोलाइडी विलयन का, इमलन्स का या वायु विलयन का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, इमलन्स का। जो दूध है वो किसका उदाहरण है? वो इमलन्स का भी उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 6.4, 6.66, 6.69, 7.0? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7.0। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7.0 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7.0। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संरक्षण नहीं होता? लोहे का, तांबे का, सोने का या चांदी का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, चांदी का। ठीक है, चांदी को वायु में छोड़ देने पर उसका संरक्षण नहीं होता। अगर लोहे को छोड़ देंगे तो उसमें क्या लगने लग जाएगी? जंग लगने लग जाएगी। किसके कारण? वो ऑक्सीजन के कारण। तो चांदी का संरक्षण नहीं होता। इसका राइट आंसर चांदी होगा। अगला, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है? मीथेन रहता है, इथेन रहता है, प्रोपेन रहता है या ब्यूटेन रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, मीथेन। जो प्राकृतिक गैसें होती है, ठीक है, जैसे एलपीजी, जो सारी गैसें हैं उनमें क्या रहता है? मीथेन होता है। ठीक है, जो गोबर गैस की गैस होती है उसमें भी मीथेन की अधिक मात्रा होती है। अगला है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है एथिलीन, एसीटीन, मीथेन या सभी? अभी बताया था कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना, मीथेन होगी। जो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन अधिक, मतलब मीथेन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो गोबर गैस से जो गैस निकलती है, गोबर में जो गैस होती है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त का प्रतिपादक है?
आधुनिक जो आवर्त है उसका प्रतिपादक कौन है? मेंडलीफ, मोस्टले, डाल्टन या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। जो मोस्टले है वो आधुनिक आवर्त का प्रतिपादक है। ठीक है, आधुनिक आवर्त का प्रतिपादक मोस्टले है। ठीक है, अब आ जाएंगे अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन, मतलब जीव विज्ञान के क्वेश्चन, तो उन पे बढ़ते हैं। एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को कहा जाता है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ऊतक या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, बहुकोशिकीय। जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय। जो एक कोशिका से बने वो एक कोशिकीय। ठीक है, इसका तो सिंपल आंसर होगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? ठीक है, बताना है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, जनन कोशिका। जनन कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, जो जनन कोशिका होती है उनमें क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, अगला है रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या सभी? जो रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ए, हेमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? हेमेटोलॉजी, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा जमा होती है यकृत में, ऊतक में, त्वचा में या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, त्वचा में। जो मानव शरीर है उसमें वसा काय में जमा होती है? तो उसका है त्वचा में। त्वचा में होती है, उसे फेट काय में होता है? त्वचा में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा का प्रथम स्रोत कौन सा है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? अब बताना है कि ऊर्जा का प्रथम स्रोत कौन सा है? तो इसका तो राइट आंसर होगा ए, कार्बोहाइड्रेट। जो ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और फैट किस में ज़्यादा, मतलब मानव शरीर में फैट कहाँ पाई जाती है? तो त्वचा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वसा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, अब बताना है कि वसा कितने प्रकार की होती है? ए 2, बी 4, सी 3 या डी 6? तो वसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की वसा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 2 प्रकार की। वसा कितने प्रकार की होती है? तो वसा 2 प्रकार की। ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? जो एक वयस्क होता है उसमें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, 4 से 7 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 6 से 7 सेंटीमीटर। जो एक वयस्क होता है उसमें छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या यकृत में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यकृत में। जो यूरिया का निर्माण शरीर में यकृत में होता है। ठीक है, यूरिया का निर्माण किस में होता है? यकृत में। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, क्लोम के द्वारा या श्वास नलिका के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, फेफड़ों के द्वारा। जो स्तनधारी होते हैं उनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपसी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज में अणुओं द्वारा एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? ए 30, बी 34, सी 36, डी 40? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36। जो आपसी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज से अणुओं द्वारा 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया, CO2, यूरिया या एमिनो एसिड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया। ठीक है, सबसे विषैला पदार्थ, ठीक है, सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित प्रमुख अपशिष्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नहीं सी, ए और बी दोनों। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और यूरिया है ये दोनों के दोनों प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ हैं। ठीक है, मानव शरीर के। अगला है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, 4। जो मानव का हृदय या हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं?
4 कक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, वक्र में या फिर हृदय में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अस्थिमज्जा में। जो लाल रुधिर कणिका है शरीर में अस्थिमज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55वां। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? यकृत में, दीर्घास्थि में, अग्नाशय में या तिल्ली में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, तिल्ली में। जो मानव शरीर के तिल्ली अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। ठीक है, लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती है? तिल्ली में। दोनों का नाम अजीब अजीब है, लसिका तिल्ली, तो तिल्ली में बनती है। अगला है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? जो इंसुलिन होता है उसमें कौन सी धातु होती है? टीन, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जस्ता। जो इंसुलिन होता है उसमें जस्ता धातु मौजूद होती है। कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। ठीक है, जो इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज, थायरोक्सिन, इंसुलिन या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? तो इंसुलिन। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 3। जो मानव मस्तिष्क है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, है ना। ये 3 भाग है मानव मस्तिष्क के। अगला है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, टांग में। ठीक है, जो टीबिया नामक हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। तो दोनों के नाम सेम है, टीबिया टांग। तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी कान में नहीं पाई जाती है? ठीक है, कान में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? मेलियस, इनकस, स्टेपिस या ह्यूमरस? तो ये मेलियस, इनकस और स्टेपिस तो पाई जाती है, जो ह्यूमरस है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अब इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये 1000 प्रश्नों की सीरीज इसी तरह चलती रहेगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। जल्द ही अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।